हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं कि K5 में आज बच्चों के लिए क्या आज नया है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो आज क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज उसके हम कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ पॉइंट उसके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो आप सभी यहाँ अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, ठीक। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीन समझते हैं कि इस चैप्टर का मीन क्या है। तो कि यहाँ लिखा हुआ है द पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसे कि रात दिन, सुख दुख, लड़का लड़की, इस तरीके से जोड़ा होता है। तो इसमें इस चैप्टर 3 में जब भी देगा वो दो इक्वेशन देगा। कितने देगा? लीनियर इक्वेशन देगा। तो दो इक्वेशन देगा। पेयर का मतलब दो इक्वेशन देगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी पावर नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी। इन टू वेरिएबल का मतलब जो हम इस चैप्टर में वर्क करते हैं एक्स एंड वाई को फाइंड करना, एक्स एंड वाई को फाइंड करना, यही हम इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैंने बेसिक चीज़ बता दी आपको कि इस चैप्टर का मीन क्या होता है। अब मान के चलिए इसमें इक्वेशन जो देगा वो कैसी देगा। इक्वेशन वो देगा आपको, सपोज डैट आपको ऐसी दे देगा 2x + 5y = 10, 3x + 7y = -1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। मान के चलो आपको ये इस फॉर्म में दे देता है। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि किस तरीके से वो आपको इक्वेशन देता है। वो आपको देगा ax1 + by1 + c1 = 0, a1 b1 आएगा, a2x + b2y + c2 = 0। यह आपको इस तरीके से इक्वेशन देता है, जिसमें ये a1/a2 ये डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और b1/b2 इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, c1/c2 बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, प्लस माइनस के भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ओवरऑल इस चैप्टर में जो काम करना है वो हमें ये काम करना है कि x और y को हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये इक्वेशन दे दी, ये यहाँ देखो, यहाँ a1 कितना है? 2, a2 कितना है? a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, यहाँ से कितना? b1 b2 c1 c2। तो इस तरीके से ये वैल्यू दे सकता है। ये वैल्यू अलग अलग हमारी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमें बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट होगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं। तो कुछ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2-4, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए बच्चों, अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर किसी इक्वेशन में, मान किसी कोई भी इक्वेशन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 इक्वेशन दे रखी है उसने, अगर उसका a1/a2 बराबर b1/b2 ये बराबर नहीं है, अगर ये किसी वजह से बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? वन सॉल्यूशन। कैसा होगा? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि यूनिक का मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। दूसरा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो 100% एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये वाला। यही है इसका वन सॉल्यूशन। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको।
जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगा वहीं क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब ये a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, ये कब कंडीशन कब चेक करनी है, कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको सारी चीज़ बताऊंगा इसमें। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अगर सारी की सारी चीज़ बराबर आ जाएं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों अगर मेरे इक्वल आ जाते हैं तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। कैसे बनेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, ठीक है। अब जैसे ये डस्टर दे रखा है, मान के चलिए कोई इक्वेशन बनाई तो एक लाइन ये बनी है, एक लाइन ये बनी है, तो मान के चलो ये एक लाइन हमने ये वाली बना दी, ये पूरी लाइन बना दी, और लाइन के ऊपर लाइन आ जाए इस तरीके से, ठीक है, ये आगे लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो ये होते हैं हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये है दो, लेकिन सामने से दिखाई दे रहे हैं आपको एक। तो जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, वो लाइन के ऊपर लाइन कैसे आएगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहाँ है। ये जहाँ जहाँ इसको टच कर रहा है, ये लाइन आपस में एक दूसरे को जहाँ भी टच कर रही है, ये सब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये कैसे होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है तो जब हम क्या कहते हैं, अगर ग्राफ बनाया जाए तो लाइन के ऊपर लाइन इस तरीके से आती है। अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन, ये तीर का निशान हम ऐसे दिखा देते हैं कि लाइन के ऊपर लाइन है, और जहाँ जहाँ ये कट कर रही है, जहाँ जहाँ ये कट कर रही है, हमें नहीं पता हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके। अब कैसे होंगे वो मैं आपको भी कुछ इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन नीचे अगर हम बनाना चाहें तो देखते हैं कि अगर a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, ये तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में जो हमारा वो बनेंगे, जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो आएगा हमारा नो सॉल्यूशन। कैसा आएगा? नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन कैसा है? नो सॉल्यूशन मतलब कि अगर हम इक्वेशन को सॉल्यूशन करने बैठे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। सपोज डैट आपने देखा होगा रेल की पटरी, जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, ये रेल की मान लो पटरी हैं, तो ये आपस में एक साथ इस तरीके से आगे की तरफ चलती हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी ये काटती नहीं है, लाइन के ऊपर लाइन नहीं आती। तो जब भी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के, तो उसका नो सॉल्यूशन है। देखो साथ तो चलेंगी लेकिन कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो इसमें लाइन जो बनेगी वो बनेगी हमारी पैरेलल। एक लाइन ये है तो एक जस्ट इसके बिल्कुल सामने बनेगी, लाइन के सामने लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन बनेगी हमारी। अब मैंने इसकी एक बेसिक चीज़ बता दी है। अब हम इक्वेशन को देखकर सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। वन सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा, या नो सॉल्यूशन बनेगा। और बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सब तरह के क्वेश्चन इसमें आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है द पेयर, मतलब पेयर दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इक्वेशन हमें सेकंड दे दी, और वो कहता है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, इसके ग्राफ बताओ। तो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई हैं कि a1/a2, मतलब तीन तरह की कंडीशन बना दी मैंने, कि एक तो इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, एक क्या यूनिक सॉल्यूशन बने, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा, और एक पैरेलल लाइन बनेगी। तो अगर मैं इसका a1/a2 और b1/b2 c1/c2 चेक करूँ तो वो कैसे करते हैं वो देखो। इसका x का कोफिशिएंट यहाँ 1 मान ले हैं, तो 1/3 ये हो गया 1/3 इक्वल टू, यहाँ से लेंगे y का कोफिशिएंट है या -2 और 4 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 0/20। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख ली, ये है हाँ 20 हो जाएगा। ये मैंने सारी चीज़ यहाँ लिख ली। अब मुझे ये देखना है कि उन तीनों में से यहाँ कौन सी कंडीशन लगती है। तो मैं अगर पहले चेक करता हूँ कि a1/a2 b1/b2, सबसे पहले इसे चेक करते हैं हम कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ से काट देता हूँ तो यहाँ से आ जाता है ये -1/2,
तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1/3 है, यहाँ इक्वल में माइनस के 1/2 है, 1/2 है माइनस का, तो ये तो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को देख के ये पता लग गया कि इसका वन सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा सॉल्यूशन निकलेगा इसका? वन सॉल्यूशन इसका निकलेगा। वन सॉल्यूशन निकलेगा तो लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही इसका सॉल्यूशन है और वही हमें यहाँ से हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं हम। पहले हम इस इक्वेशन को ये इक्वेशन दे रखी है, पहले इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका। तो एक मेथड होता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन तरीके के हमारे यहाँ जो है मेथड है, इन एक्स और वाई को फाइंड करने के मेथड है हमारे पास। कौन कौन से मेथड है मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन है, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके सिलेबस में से कट चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। अब हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालता हूँ तो मैं x या y को बराबर करूँगा, x या y को मैं बराबर करूँगा। तो मैं x को बराबर करूँगा तो यहाँ मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, अगर y को बराबर करूँगा तो यहाँ फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा। ये हमारी खुद की मर्जी होती है एलिमिनेशन मेथड में कि हम किसको बराबर करें, x को बराबर करें या y को बराबर करें। सपोज डेट मैं तो जो बराबर करना चाह रहा हूँ, मैं x को बराबर करना चाह रहा हूँ, तो x के बराबर में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। तो जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6y, ये 3 0 0 ही हो जाएगा, तो ये इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस माइनस वाले को अगर मैं उधर दे दूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ से हटा के मैं बराबर में 20 कर रहा हूँ, उधर ले गया मैं इसे। ठीक है, अब इसका ये मान लो ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, और ए और बी का मुझे सॉल्यूशन करना है। तो जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस यहाँ से मेरे कट गए। 6 और 4 कितने हो गए, 10, इक्वल टू 0 में कुछ भी जोड़ूँ या घटाऊँ ये 20 ही आ जाएगा। तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा 20/10 20। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी 2। अगर y की वैल्यू मेरी 2 आती है तो y की वैल्यू मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ये a b और इसको मैं c अगर वैल्यू मान लूँ, इक्वेशन मान लूँ, तो मैं इसको कहीं भी रख लूँ। ये y की वैल्यू 2 आ गई है यहाँ से, तो y की वैल्यू मैं कहीं भी रखूँ तो x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। सपोज डेट मैं इसी वाली इक्वेशन में रखता हूँ, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन है मेरी x माइनस 2y इक्वल टू कितना 0, y की वैल्यू मेरी कितनी है 2, तो मैं अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मेरा 4 आ गया। तो मेरे ये दो सॉल्यूशन निकले, ये x बराबर 4 और y बराबर 2, ये मेरे दो सॉल्यूशन यहाँ निकल गए। अगर मैं अब इसको ग्राफ पे बनाना चाह रहा हूँ कि क्या ग्राफ पे ये है या नहीं है, तो ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं हम। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको x डैश, इसको y मान लेते हैं और इसको y डैश मान लेते हैं। अब ये यहाँ से देखो ये 0 होता है, यहाँ से ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलेगा। ऊपर की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएंगे वो हमारी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसका ग्राफ हमें बनाना कैसे है। तो ग्राफ बनाने का मैं आपको तरीका देखते हैं, यहाँ से देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिख लिया। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें
एक डिब्बा बना लेते हैं अब इस तरीके से, यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, दुनिया का जो भी काम शुरू होता है, चाहे मैं काम शुरू करूं चाहे आप काम शुरू करें, वो यहाँ से होगा जीरो से। कोई भी काम है दुनिया का, वो काम जीरो से ही शुरू होगा। तो यहाँ हम जीरो से ही शुरुआत करेंगे। जीरो से कैसे शुरुआत करेंगे कि मैं अगर x की वैल्यू जीरो रखता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं अगर यहाँ जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू भी यहाँ से जीरो आ जाएगी, क्योंकि y बराबर आ जाएगा 0/-2, और -2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगी। तो x बराबर 0 पे वैल्यू मिल गई हमें, y बराबर 0। उसके बाद हम रखते हैं y बराबर 0 रखेंगे, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये 0 से ये हमारी 3-3 4-4 कंडीशन है भाई। या तो ग्राफ यहाँ जा सकता है, फर्स्ट कंडीशन ये 0 से, या ऊपर जा सकता है, या इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है। 4 कंडीशन बन रही है। अब मुझे नहीं पता कि ग्राफ की लाइन इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी। वही मुझे चेक करना है कि ये ग्राफ की लाइन किधर जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी हटा रहा हूँ। तो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से काम अभी चलेगा नहीं। अगर चल जाता तो मुझे पता लग जाता, अगर कुछ वैल्यू आती, क्योंकि वैल्यू कुछ भी नहीं आई, x बराबर 0, y बराबर 0, तो वैल्यू 0 आ गई। सपोज डेट मैं x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 2, अपनी मर्जी से रख लो कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लो जो तुम्हारा मन करता। तो मैंने यहाँ रख लिया x बराबर 2। जब मैंने x बराबर यहाँ 2 रखा, तो देखो यहाँ से यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ 2 रखा, x की वैल्यू मैंने 2 रखी है इस बार, -2y = 0, तो 2 = -2 को उधर ले, मतलब -2y को उधर लेके तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो जब मैंने x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब मुझे शायद यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि मेरी लाइन किस तरफ जा रही होगी। कैसे कि जब x बराबर 0, y बराबर 0, तो एक पॉइंट तो ये मिला, ठीक, एक पॉइंट ये हो गया, सिंपल। लेकिन जब मैंने x बराबर 2 रखा, तो x बराबर 2 देखो कहाँ है, 1 2, एक पॉइंट ये है, 1 2 पॉइंट ये हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो y तो 1 ये, y ये रहा यहाँ, तो y 1 ये है, तो एक पॉइंट मुझे ये मिला, एक पॉइंट मुझे ये मिला, और एक तीसरा पॉइंट मुझे ये मिल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, इस वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ मिलाता हूँ, और इस वाली लाइन को मैं यहाँ मिलाता हूँ। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ नज़र आता है जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक पॉइंट ये मिल गया, पहला पॉइंट मुझे यहाँ से 0 0 से पहला पॉइंट ये मिला था, 2 और 1 से एक पॉइंट मुझे ये मिला था। तो मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिला दी, तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से जो ग्राफ जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। पता लग गया। तो यहाँ से अब मैं इसको ये हटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे एक लाइन मिल गई है। एक लाइन कौन सी मिली है, मुझे मिली है x - 2y = 0, ये वाली लाइन मिल गई मुझे, x - 2y = 0। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी लाइन है। अब मुझे दूसरी लाइन का ग्राफ बनाना है। दूसरी लाइन कौन सी थी मेरी, 3x + 4y = 20। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ मैं कहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 20। ऐसे ही हम इसके लिए एक डिब्बा बनाएंगे। देखो डिब्बा बनाते हैं इस तरीके से, ये x ये y। अब मैंने क्या बताया था कि दुनिया का जो भी काम शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। तो मैं अगर x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0 रखो, जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो ये तो खत्म हो गया। अब मेरे पास आ गया 4y = 20, 4 नीचे आ गया तो 5 चौक 20, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब दूसरी बार जब मैंने y को 0 रखा, तो जब मैं y को 0 रखूंगा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20/3। 20/3 का मतलब होता है 6.66। इस तरीके से ये चलती रहेगी। अब देखो, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना, किस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा। जब x 0 था तो y कितना था, 5। जब x 0 तो y कितना था, 5। 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ये मिल गया। लेकिन जब y 0 था तो x कितना था, 6.6। तो लगा लो 1 2 3 4 5 6, और 6.5 यहाँ होगा तो 6.6 समथिंग यहाँ आ जाएगा।
अब मैंने क्या काम करा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में यहां मिला दी, तो जहां इन्होंने इंटरसेक्ट करा वही उसके सॉल्यूशन है। अब यहां से देखो x कितना निकल रहा मेरा 4, तो यहां से देखो 1 2 3 4, ये 4 के सामने यहां इंटरसेक्ट करा इसने, और y कितना 2, तो देखो y 1 2, तो ये लगभग देखो फर्क हो जाता है ग्राफ को बनाने में, क्योंकि हमने आगे थोड़ा सा यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इस तरीके से यहाँ जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये 1, अगर ये वाला 1 होगा तो ये 2 यहाँ होगा, फिर ये 3, इस तरीके से ऐसे चलता है। क्योंकि क्या होता है, हम जो ग्राफ बना रहे हैं हम हाथ से बना रहे हैं, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाओगे तो ये इंटरसेक्ट वही करेगा, जैसे 1 2 3 4 के सामने कट कर रहा है ये। तो ऐसे ही जब हम y बराबर 2 बनाएंगे तो 1 2 ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो जहाँ इसने इंटरसेक्ट करा ये 2 है, ये 4 है, और ये वाला 2 है, यही इसके मैनी सॉल्यूशन वो वन सॉल्यूशन होगा इसका। ये देखो मैंने ये सवाल आपको ग्राफ से भी करा के दिखाया है, और इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की 0, y की 0, इस तरीके से हम बनाएंगे, पॉइंट हमें मिलते चले जाएंगे, पॉइंटों को हम मिलाते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम अब एग्जाम्पल 2 हमारे सामने कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, क्या लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन पैरेलल लाइन जी, या कोइंसिडेंट लाइन होती है लाइन के ऊपर लाइन। अब ये 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है पहला, A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये 100% 100% लाइन कैसी करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, जिसका मैंने आपको एक सॉल्यूशन करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब बात करते हैं, ये दूसरा एग्जांपल लिया है हमें। अच्छा, इसकी जो कंडीशन है ये वाली, अगर ये वाली कंडीशन चेक करते हैं तो इसकी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। मैं तीनों कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब लाइन पैरेलल होंगी, आमने सामने होंगी, अगर लाइन होती है कोइंसिडेंट, लाइन के ऊपर लाइन आती है, तो हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन लगेगी तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट बनेगी। तो कैसे बनेगी वो हम चेक करते हैं अभी। इसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 हम निकाल लेते हैं। तो इसका अगर हम A1/A2 निकालते हैं तो 2/4, A1/A2 B1/B2 3/6, C1/C2 निकालते हैं तो ये आ गया हमारा 9/18। अब हमें ये चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम इसको काट लेते हैं। ये आ गया यहाँ से 1/2, यहाँ से आ गया ये 1/2, यहाँ से आ गया ये 1/2। अरे हमने देखा यार, ये तो क्वेश्चन में 1/2 1/2 1/2 ये तो तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं हमारे। तो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। अगर ये कंडीशन आ रही है तो हमने दिमाग लगा लिया कि लाइन कैसी बनेगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है। एक बात और, कभी भी अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर बराबर आ जाए और आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो आप सॉल्यूशन कौन सा निकालोगे? ये जो क्वेश्चन है ये आपको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। ये जो इक्वेशन है, अगर आप निकालना चाहें एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप निकालना चाहें तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकती। तो अब हम इसे करने का तरीका, सबसे आसान तरीका ये है, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, ये काम हमने कर लिया। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं 0 0, ठीक है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो हम 2x + 3x = जो 9 दे रखी है हमारी जो पहली इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन के लिए एक कोष्ठ में, एक डिब्बे में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका डिब्बा बनाते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डिब्बा बनाया, यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। अगर मैं x को 0 रखूँ, x का पार्ट मैंने 0 रख दिया, तो x 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 या 9, वैल्यू आ जाएगी 3। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/9, जो कि मेरी होती है 4.9 है ये,
तो ये आ जाएगा 4.9, 2/9 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब ये मुझे लाइन बनानी है, तो x बराबर 0 पे y कितना था, x बराबर 0 पे y मेरा 3 था, तो 1 2 3 एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। लेकिन जैसे मैंने y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू मुझे मिलती है 4.5। तो मैं अगर x को 0 रखूँगा, मतलब y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू होती है 4.5। 1 2 3 3 3 4 और ये 4.5 ये आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया 4.5। तो इस लाइन को मैं इस लाइन को यहाँ आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। ये इस वाली लाइन के लिए डिब्बा बना हुआ है, इस लाइन के लिए मैंने ग्राफ बनाया। अभी मैं अगर इस वाली लाइन के लिए बनाता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है। मैं एक डिब्बा बनाता हूँ, कोस्ट बनाते हैं इस तरीके से, उस कोस्ट में हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x है, यहाँ y है। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू आती है मेरी 18/6, 18/6। तो 18/6 का मतलब कितना हो गया, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से काट लेते हैं, 3 सिंग 18, 3 दूनी 6, ठीक है। और अगर 2 से काटते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ से 3। तो मैंने अगर x को 0 रखा तो मेरी y की वैल्यू आती है यहाँ से 3। और मैं अगर y को 0 रखूँगा तो जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो यहाँ से y जो x की वैल्यू आएगी वो भी 4.5 आएगी। वो भी कितनी आएगी, 4.5 आ गई, ठीक है। यहाँ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो यहाँ मैंने सही कर दिया, उसको देख लेना आप, ठीक है। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना था, 3, तो वही आएगा 1 2 3, ये वाला पॉइंट आएगा। और जब मैं y को 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी, ये 4.5 आ जाएगी। तो अब वही देखो, ये वाला कोस्ट और ये वाला जो कोस्ट है, ये जो डिब्बे की वैल्यू, ये देखो ये सेम है। जो सेम है तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी। अगर एक लाइन हम इस तरीके से दिखाते हैं तो दूसरी लाइन हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो अब ये क्या, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। अब जो लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जैसे कि ये हो गया। अब ये लाइन के ऊपर लाइन आ रही है यहाँ, है ना। और सामने से एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी, ये 2 लाइन है। ये कितनी लाइन है, ये 2 लाइन है। तो ये जहाँ जहाँ टच कर रही हैं, जहाँ जहाँ टच कर रही हैं, यही इसके सॉल्यूशन है, यही इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो वो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जो इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ से इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट देखूँ, तो ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये कितना चला, 4.5, और वाई कितना चला, 0। और वाई एक्सिस पे देखें तो ये कितना चला हमारा, वाई कितना चला, वाई तो हमारा चला है, एक्स तो चला नहीं, एक्स 0 हो गया, वाई कितना चला, 3। तो ये 2 पॉइंट तो ये निकल के आए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज डेट इक्वेशन फर्स्ट में ले लेता हूँ, कौन सी, 2x + के 3y = कितना, 9। तो मैं अगर यहाँ x और y मान लेता हूँ, इसे x मान लेता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x की जगह मैं रख देता हूँ कितना, 4.5, y की जगह रख देता हूँ मैं 0 = 9। तो ये वाला पोर्शन तो सारा 0 हो गया, और 4.5 दूनी कितना हो गया, 9 = 9। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम यहाँ भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सॉल्यूशन है इसके। ये यहाँ से यहाँ टच करेगा, यहाँ से यहाँ टच करेगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। लेकिन अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्यूशन करना चाहें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन दे दिया इसने, वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए कि सॉल्यूशन कैसा होगा। सबसे पहले बात तो हमारे पास एक ट्रिक है कि इक्वेशन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी जो इक्वेशन होगा वो उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो वही पहले वाला तरीका, a1/a2, b1/b2, c1/c2 हम यहाँ निकालते हैं। तो इसका अगर a1/a2 निकालते हैं तो 1/2, इसका निकालते हैं तो 2/4, इसका निकालते हैं तो -4/-12। अब मैंने यहाँ एक चीज़ चेक कर ली, जब मैंने यहाँ से इसको काटा ये 1/2, तो ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये तो बराबर आ गए। लेकिन जब मैंने यहाँ से इसको काटा तो यहाँ से आया 1/3, इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं है।
अरे यार ये तो वो तीसरी वाली कंडीशन बन गई। कौन सी वाली कंडीशन बन गई? पैरेलल सॉल्यूशन की कंडीशन ये हमारी यहाँ बन गई। अब पैरेलल सॉल्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि नो सॉल्यूशन, इनका नो सॉल्यूशन आएगा। कैसा आएगा इनका? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि इनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं था। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सपोज डेट हम इस क्वेश्चन को करना चाहें एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, हम इसे करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ये नो सॉल्यूशन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर हम इसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो हम x को बराबर करते हैं। मान के सपोज डेट हम एलिमिनेशन से करते हैं, तो एलिमिनेशन से करने के लिए यहाँ हम इस x को बराबर करें या y को बराबर करें, ध्यान लगा लो। अगर हम x को बराबर कर रहे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर y को भी बराबर करेंगे तब भी हम इसमें 2 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन जो बनेगी वो हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। तो यहाँ से मैं अगर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर 2x + 4y 4 दूनी 8 = 0। इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 2 और 3 का अगर सॉल्यूशन निकालता हूँ और यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये प्लस माइनस का ये भी कट गया और प्लस माइनस का ये भी कट गया। जब x और y कट गए तो किस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकल पाएगा। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही ग्राफ बनेगा, लाइन पैरेलल बनेगी, क्योंकि वो कहीं एक दूसरे को टच नहीं कर रही ना कट कर रही। पहली वाली जो क्वेश्चन था उसमें इस तरीके से कट कर रहे थे, तो जहाँ कट कर रही थी वहाँ सॉल्यूशन था। दूसरे वाले क्वेश्चन में सब एक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो ये जो है कोइंसिडेंट लाइन बन रही थी हमारी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन रहे थे। लेकिन इसमें पैरेलल लाइन है, ये इस तरीके से चल रही है जैसे रेल की पटरियाँ चलती हैं, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा हमारा। तो अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, तो यहाँ ये क्वेश्चन का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वही हम करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये वाला y डैश, ठीक है। अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, ये पहली वाली इक्वेशन के लिए हम डिब्बा बना के तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिब्बा बना के तैयार करते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ x लिखते हैं और यहाँ y लिखते हैं। अगर मैं यहाँ x को 0 रख दूँ तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 2। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4। सिंपल, कुछ नहीं है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सिंपल, कुछ नहीं है। अब जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आई थी, जब x को 0 रखा तो 1 2 ये वाला, ये एक पॉइंट ये मिल गया। लेकिन जब मैंने y को 0 रखा तो x मुझे मिला 4, तो 4 देख लीजिए, 1 2 3 4, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। तो मैंने यहाँ से यहाँ इस लाइन को मिला दिया, सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ बनाना हमें। इसका मतलब अब अगली जो लाइन बनेगी या तो यहाँ बनेगी या लाइन यहाँ बनेगी, जब ये तो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, ना तो ये यहाँ इस तरीके से कटेगी, ना लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ये कन्फर्म है, ये अगली लाइन या तो यहाँ से जाने वाली है या ये यहाँ से जाने वाली है। अब ये चेक करते हैं हम दूसरी वाली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इसके लिए हम डिब्बा बना के तैयार कर लेते हैं किसी तरीके से, ठीक है। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं। एक बार x को 0 रखो, जब मैं x को 0 रखूँगा तो 4 3 12, तो y आ जाएगा 3, और y को 0 रखूँगा तो x कितना आ जाएगा 6। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरा 3 है, तो y कहाँ है, y ये रहा 1। जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरा कितना निकला था, 4 3 चौक 12, 3 आ गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये वाली लाइन होगी, एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मेरी 6 आ गई। तो 6 देख लो कहाँ रही है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसका मतलब एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब ये देख लो, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल ऐसे ही जाएंगी, ये कहीं एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगे। तो ये जो पहली वाली लाइन है ये वाली, ये तो है x + 2y - 4 = 0, और ये वाली है 2x + 4y = 12, ठीक है। ये दो तरीके की मेरी इक्वेशन यहाँ से बन के आ गई। इस तरीके से हमें यहाँ ग्राफ बनाना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी आपको कराते हैं। और तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
बोर्ड के एग्ज़ाम से। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता हर साल क्लास 10th में इस तरीके का क्वेश्चन आपको रखा ही मिलता है। वो कहता है कि यहाँ से एक्स और वाई तो निकालने हैं, वो तो बात का काम है। फिलहाल वो ये कह रहा है कि एक्स वाई हम जब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारी के की वैल्यू नहीं निकाल सकती। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने ये कहा कि के की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि के की फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। जब के की वैल्यू निकालनी होगी तो ये बात ध्यान के रखो कि वो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन जरूर देगा। कौन सी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की दे सकता है, नो सॉल्यूशन की दे सकता है, या इंटरसेक्ट की दे सकता है। ये 3 तरह की हमारे पास कंडीशन है। लेकिन इस सवाल के अंदर जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि के की वैल्यू निकालनी है कब? जब देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप याद करो कि अगर किसी चीज़ के मैनी सॉल्यूशन है तो लाइन जो है लाइन के ऊपर आती है, लाइन के ऊपर आती है। मैंने पहले भी आपको समझाया था एक मार्कर लेके कि जब भी अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहता है तो वो लाइन के ऊपर लाइन आएगी, जहाँ जितने पॉइंट होगा वो टच करेगी, वो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की मैंने आपको कंडीशन भी बता रखी है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, c1 बराबर है c1/c2 के। सबसे पहले हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंडीशन लिखते हैं कि क्या कंडीशन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये इस तरीके की हमारे पास कंडीशन है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अगर ये कंडीशन हमें याद है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सवाल हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमें यहाँ से निकालने हैं। तो यहाँ से जो x का जो कोफिशिएंट है वो k, तो a1/x का जो कोफिशिएंट है 2k+1, ये हो गया हमारा a1/a2। अब हमें लिखना है b1/b2, b1/b2 हो जाएगा 3/9, 3/9। यहाँ से आ जाएगा 2k+1/7k+1। अब देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की हमने कंडीशन लगा दी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल है। लेकिन ये हम जब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता लगेगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो k की मैंने 9 में कर दी तो कितना आ गया? ये 9k। उसके बाद 2k की यहाँ करते हैं तो 2k ये आ गया, 3 ये हो गया, तो ये हो गया 6k। 2 की यहाँ करी 2 और 2 की इसमें कर दी, कितना हो गया? +6। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास 4th 6th 7th 8th तक ये चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को। ठीक है, ये हो गया 9k, इससे हम इधर ले आएंगे, यह जाएगा 6k = 6। हम यहाँ से इसमें से घटा देंगे, ये कितना जाएगा हमारा? 3k। कितना जाएगा? 3k = कितना? 6। k बराबर कितना? 6/3 और 3 2 जा 6। तो हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाती है। सिंपल, इतना सा क्वेश्चन करना होता है। सिर्फ ये 2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, ज़्यादा नंबर का भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब इसमें वो कहता है k की वैल्यू निकल गई है। अब किसी बच्चे ने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला है, अगर बच्चे का मन चाहे तो वो यहाँ से भी सॉल्यूशन निकाल सकता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से भी k की वैल्यू यही निकलेगी। कितनी निकलेगी? 2। हम यहाँ से करके दिखाते हैं कितना हो जाएगा। 7 या 21, 21a + 3 = 18k+9। अब k वाले हम एक तरफ कर लेते हैं। किस तरीके से? 21k - 18k = 9 - k 3। 21 में से 18 घटा तो कितना आ जाएंगे? यहाँ से यहाँ से आ जाएंगे हमारे 3k = यहाँ से इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और k = कितना आ जाएगा? 6/3 और 3 2 जा 6। यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? यहाँ से भी 2 आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो बात कह रहा है कि बात सही कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ लग भी रही है या नहीं लग रही है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करना हो तो वो ये भी कह सकता है कि इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ भी बना के हम यहाँ से दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ग्राफ भी बना के हम यहाँ से सिखाएंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो k की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ चुकी है। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है।
तो करने का तरीका यहाँ जहाँ k है हम टू लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2x, जहाँ जहाँ हमारा k है वहाँ हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ रखते हैं 2, 2 2 जा 4, 4 कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ जाइए, यहाँ रखना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रखना है तो 2 और 1 3, 3 2 नहीं 6, यहाँ से आ जाएगा 6x आ जाएगा, यहाँ से 9y आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15। हमारे पास ये इक्वेशन आई है बनकर। एक्चुअल में अब यहाँ से हमें अब ये सवाल हमें चेक करना है कि हमारा सवाल सही हुआ या गलत हुआ। कई बच्चों को ये कंफर्म नहीं होता भाई हम k की वैल्यू निकाल के आ गए, पता नहीं हमारी सही निकली है गलत निकली है, तो पता नहीं लग पाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, k की वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए। अब इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम चेक कर लेते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ से करेंगे 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 5/15, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब उसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से आ गया 1/2, यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ से भी कितना आ गया, नहीं 1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3। अरे यार हमने देखा कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, तो इसकी बात तो सही निकल गई। जो उसने कहा था कि ये इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे हमारे इसके बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 100% हमारी की वैल्यू हमारी बिल्कुल 100% ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, हम इसका ग्राफ अभी आपको समझाते हैं। तो देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाना हो, तो मैंने पहले भी इसी लेक्चर में मैंने पीछे भी बताया है और इससे पहले भी वीडियो मैंने डाल रखी है स्पेशल इसी चीज़ की, अलग अलग ग्राफों की अलग अलग बना रखी हैं। ये एक मैंने शॉर्ट पूरे जो पूरा चैप्टर है उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है सभी बच्चों के लिए। तो अब इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं, हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। k की वैल्यू तो हमारी यहाँ से ये सब निकल चुकी है, हमने ये भी देख लिया कि k की वैल्यू हमारी सही निकली है, बिल्कुल सही निकली है, ठीक है। अब अगर इसका हमें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ हम किस तरीके से बनाएं, लेकिन ये बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहता है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब बराबर होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा ये पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था, तो लाइन ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये इस तरीके से हम करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं कि x और x डैश, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखते हैं y डैश, ठीक है। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट बना लिए। यहाँ चलेंगे तो यहाँ माइनस में चलते हैं, इधर भी चलेंगे माइनस में चलेंगे, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। पहले हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, कौन सी 2x, कौन सी ले ली हमने ले ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसका हमें सबसे पहले कोष्ठ में बंद करके एक डिब्बा तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ हम y लिख लेते हैं। सबसे पहला काम वही है, पहले x को 0 रखेंगे फिर y को 0 रखेंगे। जब हम x को 0 रखते हैं, सिंपल बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। x को 0 रखो तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 5/3, ठीक है। जैसे मैं y को 0 रखता हूँ, अब हम y को 0 रखते हैं, जैसे हम y को 0 रखेंगे तो ये पोर्शन 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये काम हम इसके लिए कर लेते हैं, कौन किसके लिए, इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन के लिए देखें तो हम इसको इस तरीके से कोष्ठ में बंद करेंगे, इसको भी यहाँ हम x और y लिखेंगे, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 0, तो y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/9। मैं इसको काटा पीटी करता हूँ, अगर 5 से काट देता हूँ 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, तो ये आ जाती है 5/3। लेकिन जैसे मैं y को 0 रखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5/2। अब आपने एक चीज़ देखो, यहाँ बात जो नोट करने वाली बात है कि जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड का जब मैंने ग्राफ बनाया और जब इनको एक डिब्बे में बंद कर इनकी वैल्यू निकाली तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है।
अगर सेम वैल्यू है तो आप खुद ही समझ जाएं, इसमें कुछ नहीं है कि इसमें इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन की कंडीशन उसने दे रखी है, लाइन के ऊपर लाइन हमारी आएगी। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने के बाद हमने देखा कि ये 5/3 है। 5/3 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे ये आएगा हमारा 1.6। कितना आएगा? 1.6। और जब हम 5/2 को करेंगे सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा हमारा 2.5। अब हमारे पास समस्या ये आ रही है कि ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा 5/3, ये हमारा 2/5। अब ये बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 5/3 या 5/2 यहाँ वैल्यू कहाँ है। तो सिंपल आसान तरीका ये होता है कि इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी? 1.6। y की 1.6, तो 1 ये रहा, 0.6 कहाँ आएगा? 0.6 आ जाएगा, 1.6 यहाँ आ जाएगा कहीं समथिंग। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ से ये वाला मिल जाता है। उसके बाद अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 2.5। तो 1 2 और 2.5 लगभग हमारा यहाँ आएगा। तो इस लाइन को हम यहाँ खींच देते हैं इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं ये पहली लाइन है, कौन सी है हमारी? 2x + 3y = 5। एक तो ये इक्वेशन है। सेकंड वाली भी अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगी। वो तीर का निशान हम एक इस तरीके से दिखा देते हैं और एक इस तरीके से दिखा देते हैं। अब ये दूसरी लाइन कौन सी है? दूसरी इक्वेशन, तीर का निशान हम इस तरीके से लगा देते हैं कि ये वाली इक्वेशन है। ये तीर का निशान हम ऐसे लगा देते हैं, ये हमारी कौन सी है? 6x + 9y = कितना? 5। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। मैंने बहुत कोशिश की है कि एक एक चीज़ को मैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना हो रहा हो 10th के लेवल से, तो वो हमें क्वेश्चन बता सकता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि एक अलग नया टॉपिक है। इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे बड़े घबरा जाते हैं इसे देख के, क्या डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या है। ये कुछ नहीं है, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या होता है एक्चुअल में। और कंपटीशन में काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक मान के चलिए, एक नदी है। ये नदी हमने इस तरीके से बना ली, ये नदी हो गई हमारी, ये नदी है। अब इस नदी में जो पानी है, उस नदी का पानी का जो बहाव है वो इस तरीके से है। ये नदी में पानी चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये नदी में पानी चल रहा है, ये ठीक, ये रहा। अब एक नाव है, यहाँ एक नाव बना लेते हैं। ये एक नाव होगी इस तरीके से, ये नाव है। अभी ये जो नाव है, इस नाव की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो मैं मान रहा हूँ ये x किलोमीटर/घंटे के आवर से ये नाव चल रही है हमारी। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये पानी का भी खुद का अपना कुछ ना कुछ भाव होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगी पानी की। तो मैं पानी की स्पीड मान लेता हूँ y किलोमीटर/घंटा। मुझे नहीं पता कितनी है, जो भी है। मुझे ना नाव की स्पीड का पता है कि नाव की स्पीड कितनी है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम हमारी ऊपर से नीचे की तरफ नाव आ रही है, तो ये क्या होगा? ये स्पीड जो है बढ़ जाएगी। नाव की जो स्पीड होगी, अभी नाव की स्पीड हो गई। नाव की स्पीड पहले थी अपनी खुद की x किलोमीटर, y ने भी धक्का मारा, तो टोटल जो होगी वो कितनी हो जाएगी? x + y किलोमीटर/घंटा। कुछ नहीं है, सिंपल एक नाव है। नाव डाउन स्ट्रीम जा रही है, पानी भी चल रहा है, नाव भी चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। तो ये आगे टोटल स्पीड आ गई बोट की। किसकी? बोट की। यहाँ लिख देते हैं हम टोटल स्पीड ऑफ बोट, कि बोट की टोटल स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? x + y किलोमीटर/घंटा। अब ये क्या काम कर रहे हैं? अब ये द्वार है, जब नाव फिर एक दूसरी नाव और है, वो नाव यहाँ है। ये जो लहरें हैं, लहरों को चीरती हुई जा रही है ये। अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है इधर। अब ये भी कितनी जा रही है? ये भी x किलोमीटर/घंटा जा रही है। और पानी का जो भाव है, वो पानी की जो डायरेक्शन है वो इधर है, y किलोमीटर/घंटा। सोचने वाली बात यहाँ ये है
कि क्या नाव की स्पीड कभी y से कम हो सकती है या ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। ये 3 तरीके के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू ज़्यादा होगी, समझने की कोशिश करें कि अगर y की वैल्यू ज़्यादा हो गई, x की वैल्यू कम है, तो ये नाव जो है, ये जो पानी जो है, इस नाव को, इस बोट को अपने साथ भाग के ले जाएगा। तो ये फिर डाउन, ये तो डाउन स्ट्रीम है। अब हम इसको बोल रहे हैं अप स्ट्रीम। क्या बोल रहे हैं इसको हम? अप स्ट्रीम। अगर एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ कि पानी की स्पीड ज़्यादा हो गई और नाव पानी के साथ ही बह के आगे की तरफ चलेगी, तो ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम तो ये हुआ नहीं, ये तो फिर डाउन स्ट्रीम हो गया। बात समझ में आ रही होगी सभी को। इसका मतलब इन सवालों में 100% नाव जो है, नाव की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तो ये यहाँ को चल पाएगी, इस डायरेक्शन में चल पाएगी, यानी वरना ये इस डायरेक्शन में चल ही नहीं पाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी y से, और x और y आपको पता है कि x और y किसकी वैल्यू है। तो उसी कंसेप्ट पे अगर हम बात करें, अप स्ट्रीम में अगर टोटल बोट की स्पीड देखें, टोटल बोट ऑफ स्पीड अगर हम देखें तो वो आ जाएगी x माइनस वाई, किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ये हो गई। अब ये हमारी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमारे, मैंने दोनों तरीके की स्पीड हमें सिखा दी। अब इसमें सिखाने वाली ऐसी क्या चीज़ थी, इसको अप्लाई कैसे करना है, वो सबसे मेन काम है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको और बता रहा हूँ, ये इस तरीके से है। ये सवाल इसमें ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट इसमें लगना ही लगना है। यहाँ एस लिख दीजिए, यहाँ एस टी डी। आपने देखा होगा पहले STD होती थी, फ़ोन कॉल्स वगैरह करते थे तो STD होती थी। अब ये STD क्या है, यहाँ STD के बारे में हम समझ लेते हैं। S का मतलब है स्पीड, S का मतलब है स्पीड, T का मतलब है, D का मतलब है डिस्टेंस, और T का मतलब है टाइम। ये 3 तरीके के फॉर्मूले हैं। और इसमें जो देखो, अब इसमें बहुत आसान तरीका है, इसी में तीनों फॉर्मूले मेरे आ जाते हैं। अगर मुझे स्पीड निकालनी है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इंटू टाइम। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ से, तीनों के तीनों फॉर्मूले यहाँ से में निकल जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा T वाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमेशा 100% अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले में 100% ये फॉर्मूला लगता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब कैसे लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी स्पीड से करी, और कितने समय में करी। तो इस तरीके के मैंने क्वेश्चन एक वीडियो में करा रखे हैं, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी बच्चे को अगर देखना है तो वहाँ से हम क्वेश्चन देख लेगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, सभी बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या सबसे आसान तरीका है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े प्यार से। इस क्वेश्चन पे आप 10-15 सेकंड या 10 सेकंड आप दीजिए। क्यों, इसलिए दीजिए क्योंकि x प्लस वाई अपॉन में लिखा हुआ है, यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ x माइनस वाई नीचे लिखा हुआ है, यहाँ भी x माइनस वाई नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज़ को चेक कर लें। जब नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ हम 1 मानकर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हम कर लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम बी मान लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को कितना माना, ए, तो इस सारे पोर्शन की जगह तो ए आ जाएगा। तो यहाँ से जो नई इक्वेशन बन के आ जाएगी वो आ जाएगी 22a प्लस 15b इक्वल टू 5। ये मान लेते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं डब्लू इक्वेशन मान ली हमने। इसी तरीके से हम यहाँ से बना देते हैं
55A प्लस 45B इक्वल टू 40। इसको हम मान लेते हैं Z। ये W और Z हमारी दो तरीके की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास वही मेथड है, या तो हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम A को बराबर कर लें या B को बराबर कर लें। अगर हम A को बराबर करते हैं तो देखो कितने की में मल्टीप्लाई करनी चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। या अगर हम B को बराबर करें तो कितने की करें, तो हमें पता है कि 15 3 45 होते हैं, 15 3 45 45। तो ये पता है कि अगर हम इस इक्वेशन में, किस में, W इक्वेशन में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा B बराबर हो जाएगा। A को भी हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन A में फिर भी दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ 22 है, यहाँ 55 है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 66A प्लस 45B इक्वल टू 5 3 15। इसको मान लेते हैं हम Y, बड़ा Y मान लेते हैं, या कुछ और मान लेते हैं, T मान लेते हैं। ये T इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम Z और T का हम सॉल्यूशन करेंगे। अब Z और T का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ से हमारे कट चुके हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा भाई, 55 में से ये आ गया हमारा -11A आ गया। कितना आ गया ये, -11A आ गया। इसके बाद यहाँ से जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/11। सिंपल, कुछ नहीं है। अभी हमने यहाँ से सिर्फ A की वैल्यू निकाली है, ठीक है। इस A की वैल्यू अगर हमारा मन करे तो हम W, Z या T या कोई भी, और ये 3 इक्वेशन हमारे पास हम यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक आसान लग रहा है ये W में बहुत आसान लग रहा है मुझे, अगर मैं W में रख दूँ। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू 1/11 है। जब हम 1/11 लिखेंगे तो यहाँ से ये 2 और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का पोर्शन में यहाँ कर रहा हूँ तीर का निशान लगाकर, ठीक है। ये करते हैं 22A की वैल्यू कितनी है, 1/11 प्लस 15B इक्वल टू कितना, 5, 11 दूनी 22। ये 2 बार कट गया यहाँ से, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15B इक्वल टू 5 - 2 करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू आ जाएगी 3 तो ये आ जाएगी 1/5। हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई। लेकिन हमें जो असली काम करना था वो हमें X और Y निकालने थे। क्या निकालने थे? X और Y निकालने हैं हमें। तो X और Y निकालने के लिए हम देखिए, ये पोर्शन में साफ कर रहा हूँ, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये पोर्शन मैंने यहाँ से साफ कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास A और B निकल चुके हैं, लेकिन हमें X और Y निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें ये पता है कि हमने 1/x + y को A माना है और A की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/11। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इक्वल टू आ जाएगी हमारी 11। हमारे पास एक ये इक्वेशन आई है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम कह देते हैं B'। हमने इसका नाम दे दिया B'। इसी के ऐसे हम यहाँ करते हैं। यहाँ जब हम ये वाला चीज़ सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ कि 1/x - y इक्वल टू B है और B की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/5। तो जब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी आ जाएगी x - y इक्वल टू 5। इसको मैं मान देता हूँ B'। B' मान लो या A' मान लो, जो आपका मन करे वो आप मान लेते। तो अब हमें यहाँ से B' और A', ये 2 इक्वेशन हमें यहाँ से मिली है। अब मुझे यहाँ से इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए मैंने देखा एक प्लस का माइनस का ये ऑटोमेटिक कट गए, ठीक है। इसको कहते हैं एडिशन करने पर कट गए। क्या करने पे? एडिशन, ठीक है। एडिशन करने पर ये कट गए। x कितने हो गए हमारे, 2x हो गए, ये हो गए हमारे 16। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी 8, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। x की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। इस 8 को हम चाहे हम B' चाहे A' किसी में भी रख लें तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। तो सपोज डैट हम कौन सा ले लेते हैं, हम ये पोर्शन ले लेते हैं। तो x - y, x की वैल्यू कितनी है, 8 - y इक्वल टू कितना, 5 - y इक्वल टू कितना, 5 - 8 - y इक्वल टू कितना, -3। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 3। तो इस तरीके से हम यहाँ से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं।
बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं, लेकिन क्लास 10th में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, वहाँ इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करके दिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू। तो ये देखिए एक नया तरीके का क्वेश्चन आया है। इस तरीके के बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। वो कहता है कि एक इस तरीके के इक्वेशन दे देगा दो, कहेगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो इन क्वेश्चनों की खासियत देखो, खासियत क्या होती है, जो क्वालिटी है इनकी। अगर यहाँ अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी अंडर रूट एक्स लिखा होगा, यहाँ अंडर रूट वाई लिखा हुआ है तो यहाँ भी वाई लिखा होगा। एक तो ये खासियत है। पहले हम क्वेश्चन की पहचान कर लेते हैं। अगर देखो जी 2 के अपॉन में अंडर रूट एक्स है, यहाँ भी 4 के जो अपॉन में अंडर रूट एक्स है, कभी भी वो ऐसा नहीं देगा कि इस पोर्शन को ऐसे दे दे और इस वाले पोर्शन को ऐसा दे दे। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से कभी नहीं देगा वो, ठीक है। अगर ये नीचे लिखा हुआ तो ये भी नीचे लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ 1 मान लेते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, आसान तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ से कर लेते हैं 1, यहाँ 1 मान लेते हैं ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट वाई, यहाँ भी ऊपर 1 मान लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, यहाँ 1 मान लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट वाई। ये मैंने किस लिए किया, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हमने ये इसलिए किया क्योंकि लेट हम 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को हम यहाँ ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और 1 अपॉन अंडर रूट वाई को मैं यहाँ बी मान लूँगा। ये ए है, ये बी है। तो यहाँ से हम करते हैं, ये आ जाएगा 2, इस वाले पोर्शन को मैंने ए माना है, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ। 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू कितना -1। ये मेरे पास कुछ 2 तरीके की नई इक्वेशन बन के आती हैं। अब ये समझो ये वहीं पहुँच गए जहाँ हम पहले थे, कि अब वो कहता है कि इस ग्राफ का, इस जो इक्वेशन दी है इनका ग्राफ बनाओ या इनका ग्राफ बनाओ। ये सेम वही आ गया। हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ए और बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी निकालना पड़ेगा। अगर मैं ए निकालूंगा तो मैं ए को निकालने के लिए पहले मुझे ए को बराबर करना पड़ेगा। ए को बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ सी और डी, सी और डी। अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4a प्लस 6b इक्वल टू कितना 4, ये मेरी आ जाएगी ई, ठीक है। अब मुझे डी और ई का सॉल्यूशन करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गए। और हमने यहाँ देखा माइनस के 6 और माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 15। बी इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू आ जाती है मेरी 1/3। ये बी की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। इसी बी की वैल्यू को हम इक्वेशन सी, इक्वेशन डी, इक्वेशन ई किसी में भी रख लें, जहाँ हमारा मन करे वहाँ हम बी की वैल्यू रख सकते हैं, जहाँ हमें आसान लगे। हम यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो हम इक्वेशन सी में पुट अप द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सी, ठीक है। तो इक्वेशन सी के अंदर अगर हम बी की वैल्यू रखते हैं 1/3, तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कैसे निकल मिल जाएगी, ये देखो भाई 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना 2। तो यहाँ 3 से 3 कट गया। यहाँ से देखो 2a इक्वल टू 2, इस 1 को, ये यहाँ 1 ही तो बचा, इस 1 को मैं उधर ले जाता हूँ तो -1। यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू 1, यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल गई, यहाँ से a की भी निकल गई और यहाँ से मेरी b की भी वैल्यू निकल चुकी है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में वो वैल्यू पूछ रहा है x और y की। तो x और y की निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, हमें ये पता है कि हमने 1/√x को a माना था और a की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा √x इक्वल टू 2। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जब 4। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4। ये आसान तरीका है, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, 1/√y इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी है मेरी 1/3। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √y इक्वल टू 3, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। जब हम अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे हम क्या देखते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमें यही काम करना था इस क्वेश्चन के अंदर।
सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी थी। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसी तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और आप भी इसका फ़ायदा लें। और साथ के साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की है। इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।